पैराडाइज साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आइए और पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म, बायोलॉजी का एक सेल जो महत्वपूर्ण भाग है उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक साइटोप्लाज्म को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, साइटो मतलब सेल और प्लाज्म यानी द्रव्य। प्लाज्म यहाँ पर द्रव्य होता है ना। तो यहाँ पर ये शब्द से समझ में आ रहा है कि कोशिका के अंदर के द्रव्य को कहते हैं साइटोप्लाज्म। पहले इसके विषय में समझे। साइटोप्लाज्म के विषय में सिंपल ही बात है कि इसका जो सबसे पहले जो खोज किया था वो था, खोज करता था ये डुजारदिन, एक साइंटिस्ट है। डुजारदिन इंग्लिश शब्द में लिखते हैं डुजारदिन। ऐसे कभी कभी पूछ दे, नाम तो याद रखना ही चाहिए, ठीक है। और बाद में इसे कोई जो है इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहा था। तो कभी कभी ये भी नाम रखिएगा, याद रखिए कि पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? पुरकिंजी ने। आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म है क्या? कोशिका द्रव्य क्या है, किस रूप में होता है? तो इसके विषय में हम ये इतना टर्म याद रखेंगे कि कोशिका के अंदर गाढ़ा जेली के समान रंगहीन लसलसा अर्धपारदर्शक तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, इसके स्थान को हम समझे। साइटोप्लाज्म का स्थान अगर देखा जाए, स्थिति देखा जाए, कहाँ होता है, प्लेस कहाँ रहता है ये। चलिए, ये एक सेल है, तो यहाँ पर हम इसको समझें। साइटोप्लाज्म का स्थान को समझते हैं कि कहाँ होता है। तो इसको ठीक से देखिए, ये बाहर का एक कोशिका का एक केंद्रक, एक कोशिका का प्लाज्मा झिल्ली है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली हो गया और इसको हम क्या कहेंगे? इसको केंद्रक कहेंगे, या केंद्रक है या न्यूक्लियस कहते हैं। इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और ये न्यूक्लियस और ये प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, कई नाम है इसके। तो इसके बीच ये जो स्थित है वही है मेरा साइटोप्लाज्म, यानी बीच का भाग। अब ये सब इसको छोड़ करके इसके सारा ये भाग तरल सब भाग, ये हो गया मेरा साइटोप्लाज्म। ये सब है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या, तो समझ लीजिए कि टोटल कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर का वो सभी भाग, केवल केंद्रक को छोड़कर सभी भाग को हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य, कोशिका का पदार्थ, कोशिका का द्रव्य, ठीक है। तो केंद्रक को छोड़ दीजिए, बाकी सब कोशिका का पदार्थ हो गया। द्रव्य माने यहाँ पदार्थ, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य मतलब केंद्रक को छोड़ दीजिए। उसके बाद जब बाकी जो प्लाज्मा है, बाकी जो मैटर है, बाकी जो मटेरियल्स हैं, वो सब हो गए साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, इसको हिंदी में जीव द्रव्य भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, तो इसके विषय में समझिएगा। ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो देखिए ये साइटोप्लाज्म जोड़ न्यूक्लियस बराबर साइटोप्लाज्म। देखिए प्रोटोप्लाज्म में क्या हम लोग एक अभी साइटोप्लाज्म के अलावा कभी एक टर्म आता है प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक अलग टर्म है और प्रोटोप्लाज्म एक अलग टर्म है। और प्रोटोप्लाज्म जो कहा जाए तो इसमें न्यूक्लियस भी जुड़ जाता है, यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस बराबर हो जाता है प्रोटोप्लाज्म। यानी कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक बराबर जीव द्रव्य, यानी जीव द्रव्य इसी को कह सकते हैं जीव द्रव्य कहा जाए। तो जीव द्रव्य बराबर कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जोड़ केंद्रक, जोड़ केंद्रक, ये दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य इसी को प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश में कहते हैं। तो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म अलग चीज हो गया और कोशिका द्रव्य और साइटोप्लाज्म अलग चीज हो गया। यानी साइटोप्लाज्म जो है एक छोटा चीज हो गया जिसमें केंद्रक नहीं शामिल रहता है,
और जी प्रोटोप्लाज्म और जीव थोड़ा बड़ा चीज हो गया, ज्यादा बड़ा बात हो गया, जिसमें साइटोप्लाज्म के अलावा केंद्रक भी जुड़ा रहता है। ओके, तो ये केंद्रक के साथ जब हम बात करते हैं तब कहते हैं इसको हम प्रोटोप्लाज्म। आज के दिन में, आजकल में हम लोग क्या करते हैं, ये केंद्रक को छोड़ करके ही बात करते हैं, इसलिए कोशिका द्रव्य का बात ज्यादा होती है और आजकल प्रोटोप्लाज्म की बात कम होती है। प्रोटोप्लाज्म को आजकल हटा दिया गया, ये टर्म अब कम उपयोग होता है। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला टर्म है आज के समय कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। अब भौतिक संरचना देखते हैं कि कैसा होता है। अभी तो कहाँ होता है, स्वस्थान देख लेते हैं। भौतिक संरचना, एक केंद्रक को, एक कोशिका को पहले समझिए, कोशिका कैसे होता है। कोशिका का भाग जो होता है, कई भाग में इसको आप बांट सकते हैं, लेकिन इसको मुख्य 3 बड़े भाग में बांटते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्म और केंद्रक। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब इसमें प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग, इसका एक वीडियो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म को, है ना। तो साइटोप्लाज्म को समझते हैं, साइटोप्लाज्म क्या है। तो देखिए साइटोप्लाज्म को भी आगे बांटते हैं इसको 2 भाग में। एक इसका तरल भाग जिसको हम कहेंगे मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स, इसमें क्या क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा और कोशिकीय अंग होगा, कोशिकीय अंग, ठीक है। और केंद्रक में केंद्रक भी होता है, केंद्रक का मैट्रिक्स होगा और केंद्रक के अंग होंगे, ठीक है। तो केंद्रक के बाद में चर्चा करेंगे, जब केंद्रक पर आएंगे तब अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस पर देखिए मैट्रिक्स हो गया, इसके मैट्रिक्स मतलब तरल भाग, मैट्रिक्स मतलब तरल भाग, मैट्रिक्स का मतलब हमेशा कहीं भी मैट्रिक्स लिखा हुआ तो तरल भाग। और ये कोशिकीय अंग मतलब इसको जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सेल ऑर्गेनेल्स जो है, सेल ऑर्गेनेल्स उसको कहते हैं कोशिकीय अंग। अब मैट्रिक्स को इसका नाम दिया गया इसी को, अथवा इसको कहा जाता है साइटोसोल। इसका नाम होता है साइटोसोल, साइटोसोल, या इसको हाइलोप्लाज्म भी कहा जाता है, हाइलोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म भी कहा जाता है, साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म, या फिर इसको इसके मैट्रिक्स को तरल भाग कहा जाता है, ठीक है। हाइलोप्लाज्म को, हाइलोप्लाज्म 2 भाग में बांटा गया है, या साइटोसोल कर सकते हैं या मैट्रिक्स कर सकते हैं। इसको 2 भाग में बांटा गया है, इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। इक्टो मतलब बाहर की तरफ वाला तरल भाग और इंडो मतलब केंद्रक से सटा हुआ तरल भाग। तो इक्टोप्लाज्म जो होता है इससे थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है शुरू में, और गाढ़ा होता है और इसमें दानेदार नहीं होता है, बेदानेदार लिखा गया है, देखिए बेदानेदार मतलब दाना नहीं रहेगा इसमें, और जेल अवस्था में पाया जाता है। आप कोलवाइड का विलयन होता है, ये कोलवाइड अवस्था रखता है, तो इसलिए ये इसमें एक सोल और जेल 2 अवस्था होता है। ये कोलवाइड का प्रकार होता है। कोलवाइड में जो थोड़ा सा पतला भाग होता है उसको कहा जाता है जेल, पतला भाग मतलब जो ज्यादा गति करता है उसको कहा जाता है जेल, और जो थोड़ा कम गति करता है उसको कहा जाता है सोल। तो ये सोल भाग में ठोस कण रहते हैं और जेल भाग में ठोस कण नहीं रहते हैं, ठीक है। ये हम लोग कोलवाइड विलयन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इंडोप्लाज्म जो होता है ये सोल अवस्था में रहता है, देखिए ये लिखा है ये सोल अवस्था में रहता है, और इक्टोप्लाज्म रहता है वो जेल अवस्था में रहता है, ठीक है। और इसका ये कम गाढ़ा रहता है, लेकिन इसमें दाना रहता है, तो दाना मतलब सोलिड अवस्था वाला चीज ज्यादा रहेंगे, इसलिए इसको सोल कहते हैं, इसको जेल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान, और कभी कभी आपको पूछा भी सकता है, ये जेल वाला सोल में या सोल वाला जेल में बदलता रहता है, ये रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है। सोल और जेल अवस्था इसका उत्क्रमणीय है, सोल अवस्था वाली चीज कभी फिर जेल में बदल जाते हैं, जेल अवस्था वाली कभी फिर सोल में बदल जाते हैं। इसलिए कई बार पूछा जाता है कि जो इसका हाइलोप्लाज्म होता है ये सोल और जेल का उत्क्रमणीय अवस्था होती है। उत्क्रमणीय अवस्था मतलब कभी सोल वाला चीज जेल में, जेल वाला चीज सोल में बदलता रहता है। कोशिकीय अंग में हम लोग ढेर सारा कोशिकीय अंग देखते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, तारक काय है, इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, ये सब कोशिकीय अंग हो जाएंगे। तो ये सब मिल करके कोशिकीय अंग मैट्रिक्स मिल करके बनाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म का रासायनिक संरचना, रासायनिक संरचना। अच्छा, अगर साइटोप्लाज्म का रासायनिक संरचना पूछे या फिर आपका प्रोटोप्लाज्म का रासायनिक संरचना पूछे, सब बात एक ही है, इसलिए अंतर नहीं है ना, किसी का रासायनिक संरचना पूछेंगे। इसका रासायनिक संरचना क्या है,
तो इसकी साइटोप्लाज्म की रासायनिक संरचना देखा जाए तो यह कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का मिश्रण है। दोनों तरह के पदार्थ होते हैं, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मटेरियल का मिश्रण होता है, यानी सभी चीज होते हैं इसमें। यह देखिए, यह प्रोटीन वसा, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण, एंजाइम, हार्मोन तथा जल का बना होता है। मतलब इसमें सभी चीज हैं, आप जो भी चाहिए ये सभी चीज में होती ही है। इसलिए इसको प्रोटीन वसा, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, विटामिन जो भी कलर सब है। इसमें जल की मात्रा सबसे अधिक होती है और जल 60 से 80% होता है और ये औसतन 70% माना जाता है। औसतन 70% जल माना जाता है। इसके 70% जल होना ही चाहिए। इसमें 30 प्रकार के रासायनिक तत्व उपस्थित रहते हैं। 30 प्रकार के रासायनिक तत्व उपस्थित रहते हैं। इसमें देखिए रासायनिक संरचना के द्वारा इसमें 30 प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। ये आप जैसे बहुत से रासायनिक तत्व, जैसे आप इसके अंदर जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है। इस तरह का बहुत सारे आपका मतलब करीब 30 तरह के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में जरूरत होता है। तो इस तरह से देखा जाए कि जो संरचना मूल रूप से किसी भी अंग में पाया जाएगा वो सभी संरचना प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में जरूर पाया जाएगा, क्योंकि इसी से सभी चीज बनते हैं। ये भौतिक प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार, प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार होता है। प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार होता है, इसे हक्सले ने कहा था, क्योंकि इसमें जितने भी चीज जीवन के लिए जरूरी है सभी चीज प्रोटोप्लाज्म के अंदर रहता है या साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है। तो साइटोप्लाज्म शब्द रहे या प्रोटोप्लाज्म शब्द रहे, प्रोटोप्लाज्म केवल न्यूक्लियस जोड़ना है और न्यूक्लियस छोड़ देंगे तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो इसके प्रोटोप्लाज्म शब्द को जीवन का आधार बोला है, इसलिए ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा इसका कार्य पर आते हैं, क्या क्या कार्य है इसका। ठीक है, साइटोप्लाज्म का कार्य है यह कोशिकीय अंगों के निर्माण के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। पहला बात यह है कि जितना भी कोशिकीय अंग बने हैं उसके लिए जो भी पदार्थ चाहिए, उसके लिए प्रोटीन चाहिए, अमीनो अम्ल चाहिए, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, विटामिन चाहिए, एंजाइम चाहिए, हार्मोन चाहिए, जल चाहिए, जो भी चाहिए वो सभी साइटोप्लाज्म से प्रदान होता है, सभी साइटोप्लाज्म से प्राप्त करते हैं, इसलिए ये कच्चा माल का आपूर्ति करता है। दूसरा है कि जैव संश्लेषण, जो भी बनता है, जो भी संश्लेषण होता है, जो भी आपका जैसे आरएनए है और राइबोसोम है वो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, या फिर वहाँ नए नए सेल के अंग बनेंगे। तो जो भी संश्लेषण होता है वो सभी के सभी साइटोप्लाज्म में ही संश्लेषित होगा, इसलिए इसको जैव संश्लेषण का स्थल भी कहा जाता है। साइट फॉर बायोसिंथेसिस कहेंगे या जैव संश्लेषण का स्थल कहा जाता है। और साथ में यह कोशिकीय अंगों के लिए शॉक ऑब्जर्वर का कार्य करता है। कोशिकीय अंग जो अंदर में होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर केंद्रकी है या फिर और भी कोई अंग जैसे गल्जी बड़ी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये सब अपने अपने स्थान पर आराम से रहते हैं, क्योंकि ये तरल भाग बना करके सबको सुरक्षा देता है। ये तरल भाग बना करके मैट्रिक्स के माध्यम से सबको सुरक्षा देता है। और थोड़ा सा भी अगर कहीं थोड़ा सा इधर उधर से धक्का लग भी गया तो ये इधर से उधर हो जाएंगे, उसको डायरेक्ट चोट नहीं लगने देता है। इसको कहा जाता है शॉक ऑब्जर्वर, यानी चोट से बचाने वाला, चोट को अवशोषित करने वाला। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म थोड़ा समझ लें कि क्या डिफरेंस है। तो प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को हम लोग मिला करके कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, है ना। प्लाज्मा झिल्ली को छोड़कर बाकी सभी कोशिकीय अंग और अंदर के सभी कोशिका के अंदर के समस्त भाग को हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। प्रोटोप्लाज्म में सब आ जाते हैं, ठीक है, केवल केंद्रक झिल्ली नहीं आता है। तो साइटोप्लाज्म में भी केंद्रक झिल्ली नहीं आएगा, प्रोटोप्लाज्म में भी केंद्रक झिल्ली नहीं आएगा, लेकिन याद रखना है कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी नहीं आएगा और लेकिन प्रोटोप्लाज्म में केवल केंद्रक झिल्ली नहीं आएगा। ठीक है,
अगर पूछा जाए साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सा अंग नहीं रखा गया है, तो आज अपना प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक को नहीं रखा गया है, बाकी सबको साइटोप्लाज्म कहा गया है ना। तो ये दो चीज को नहीं रखा गया है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर किसको नहीं रखा गया है? केवल प्लाज्मा झिल्ली को नहीं रखा गया। इसके अंदर केवल प्लाज्मा झिल्ली को नहीं रखा गया, केवल प्लाज्मा झिल्ली को नहीं रखा गया, पीएम माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं रखा गया, और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और केंद्रक दोनों को नहीं रखा गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग साइटोप्लाज्म समझे और प्रोटोप्लाज्म भी समझे। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में अंतर को समझ गए। अब हम लोग कोशिकीय अंगों को समझेंगे अगले वीडियो में, और कोशिकीय अंगों को बारी बारी से पढ़ लेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब और लाइक भी करके थोड़ा हमको भी खुश कर दीजिए। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।